हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पूरा हार्दिक स्वागत करते हैं और उपस्थित हूं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में जो मेरे द्वारा लगातार वीडियो सीरीज लाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी उपस्थित हूं जो 150 अंकों की परीक्षा होनी है, जिसमें से 75 अंक डीएलएड से सवाल आने हैं। इस डीएलएड के 75 अंक की तैयारी के ही संबंध में वीडियो लेकर उपस्थित हूं और जो मेरे द्वारा लगातार डीएलएड के यूनिट वाइज क्रमवार आपके लिए क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। इसके पहले भी हमने 14 प्रैक्टिस सेट देख पढ़ लिया है। आज 15वें प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन हो सकते हैं, परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसी का यूनिट 2 का पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। यूनिट 5 के ही पार्ट 1 के अंतर्गत हमने जो इकाई 5 का पहला टॉपिक है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना इत्यादि के बारे में जो टॉपिक है उसको हमने पार्ट 1 में देख लिया था। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में परिवर्तन, समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन एवं मैनेजमेंट और कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव, इन टॉपिकों के प्रश्नों को आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। और चूंकि इकाई 5 के अंतर्गत 9 टॉपिक को पढ़ने हैं, तो और पार्टों में बचे हुए जो भी इसके टॉपिक होंगे उनके प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगा। और यह जो प्रैक्टिस सेट होगा यह शॉर्ट व्याख्या के सहित होगा, ताकि शॉर्ट व्याख्या के साथ एक प्रश्नों के साथ आपके उससे संबंधित और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो पिछले सभी प्रैक्टिस सेटों को यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर के देखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट आएँ उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो वीडियो में बिना देरी किए हम लोग आज के 15 नंबर प्रैक्टिस सेट यूनिट 5 के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका वह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम लोग पहले जान लेंगे कि 2002 में जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। और इसको प्रभावी बनाने के लिए अगस्त 2009 में, कब, तो अगस्त 2009 में इसको संसद में कानून के रूप में इसको पारित किया गया 2009 में। लेकिन यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार कानून यह लागू हो गया। तो शिक्षा का अधिकार कानून जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है हम लोगों के परीक्षा के भी दृष्टिकोण से और शिक्षण विद्यालयी व्यवस्था के भी संदर्भ में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि उचित सरकारें, यानी जिस दायित्व के लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है उन पर केंद्र सरकार, और जिसके लिए राज्य सरकारें हैं राज्य सरकार, जिसके लिए स्थानीय सरकार यानी उचित सरकारें दाखिले यानी नामांकन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। इसी का मतलब अनिवार्य है, यानी बच्चों को अनिवार्य रूप से नामांकित कराना और उनकी उपस्थिति हो और प्रारंभिक शिक्षा उनको मिले, इसको सुनिश्चित करना ही अनिवार्य शब्द का अर्थ है। और इसी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस प्रकार का हो जाता है। यानी 2009 में जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, और लागू 2010 से हुआ, लेकिन जो 2009 में कानून को पारित किया गया
उसके अनुसार क्या होना चाहिए, आयु के अनुसार कक्षा कक्ष समजातीय होना चाहिए, विषमजातीय होना चाहिए, कि आयु कोई मैटर नहीं करता है, या जेंडर के अनुसार समजातीय होना चाहिए। तो जेंडर की बात इसमें है नहीं, समावेशी शिक्षा अब है। और ऐसा भी नहीं है कि आयु इफेक्टेड नहीं करता है, विषमजातीय भी नहीं होगा। आयु के अनुसार अधिक समजातीय का अर्थ है कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत विद्यालयों में बच्चों का नामांकन इत्यादि सभी जो है उनके उम्र के अनुरूप करना है। स्क्रीनिंग इत्यादि की व्यवस्था, जांच इत्यादि की व्यवस्था को हटा दिया गया है शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में, और उम्र के अनुसार उनको शिक्षा देने की बात की गई है। 3 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। उन सत्य कथनों को इसमें हम लोगों को देखना है। तो पहला है कि भारत होगा यहाँ, भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो यह बिल्कुल ही सही कथन है कि शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। दूसरा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जा सकता है। ये भी कथन सत्य है, क्योंकि किसी प्रकार का फ़ी 6 से 14 वर्ष की आयु यानी कि 8वें क्लास तक किसी प्रकार का फ़ी नहीं लेना है, ऐसा प्रावधान है। और इसके वजह से उनके आधारभूत शिक्षा से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ये भी सही है। अभी हमने ऊपर देखा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बाद जब वह लागू हुआ उसके बाद आयु के अनुसार अधिक समजातीय कक्षा कक्ष का अर्थ यही होता है कि कोई बच्चा यदि नहीं पढ़ पाया है तो उसका जो उम्र है उस उम्र के अनुसार उसको उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाए। यानी दिए गए तीनों ही कथन सही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जब आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा देंगे तो उसमें 4 के बजाय 5 ऑप्शन दिए गए रहेंगे। 3 ऑप्शन जो होंगे वे सामान्य ऑप्शन रहेंगे, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा और 5वां उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यदि तीनों ऑप्शन सही है या एक से अधिक सही है, यानी 2 भी सही है या 3 सही है, तब आपके चौथे ऑप्शन को चूज करना होगा और चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। यदि दिए गए विकल्पों में 3 जो सामान्य होंगे उसमें से कोई आंसर नहीं होता है, तब आपको 5वें विकल्प के साथ जाना होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ जाना होगा। इसीलिए मैंने जो यह डीएलएड के यूनिट वाइज जो प्रैक्टिस सेट मैं यह लेकर के आ रहा हूँ, इसके अलावा मैं 2020 सीरीज भी एक ला रहा हूँ और वह लगातार उसके भी वीडियो सीरीज आ रहे हैं। इस 2020 सीरीज में जो भी मैं 20 प्रश्न ला रहा हूँ और वो भी व्याख्या के साथ कि 20 प्रश्न के साथ कम से कम आपके 50-60 प्रश्न और उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसमें मैं 5 ऑप्शन बीपीएससी के तर्ज पर हूबहू लेकर के आ रहा हूं ताकि आप उस वीडियो सीरीज को देखें। तो आपको 5 ऑप्शन के साथ कैसे परीक्षा में आंसर करना है उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकें, इसीलिए वह 5 ऑप्शन के साथ है। तो यदि 2020 सीरीज के वीडियो भी अब तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर निश्चित रूप से इसको भी देखते रहें। खुद से बनाए हुए प्रश्नों को मैं इसमें ला रहा हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल परीक्षा में ये भी आपको साबित होंगे। चौथा प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हो जाता है। तो यह जो है प्रश्न को रिपीट कर दिया है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। यह प्रश्न हमने ऊपर 2 नंबर प्रश्न में भी इसको देख लिया था। 5वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो
खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में ये बिल्कुल सही नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो अलग विद्यालय उनके लिए नहीं रखना है। घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ, यानी सिर्फ इससे भी उनका अध्ययन नहीं हो सकता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके, यही राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा कहता है कि विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों दोनों की एक साथ शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्री, विशेष शिक्षण विधियां, विशेष ट्रेंड टीचर, इन सभी की व्यवस्था करके उनको समावेशी शिक्षा देनी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 5वें का। छठे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया है। विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो, इसके लिए कई सारे आयोग बनाए गए हैं, जिसमें जो सबसे अधिक कार्य करने वाला आयोग है वह है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आपको इसको यूनिट 1 के अंतर्गत भी पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 29 दिसंबर को की गई थी और 29 दिसंबर 2006 ईस्वी को की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यह भी प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 29 दिसंबर 2006 ईस्वी को किया गया था। 7वां प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयों में किस पर रोक लगा दी गई है। यानी जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें बहुत चीज़ों की मनाही भी की गई है, तो किस पर किया गया है। तो मध्याह्न भोजन, भारी वस्त्र, ड्रेस कोड, इन सब पर नहीं मनाही की गई है। मनाही की गई है स्क्रीनिंग पर। यानी यह नियम, जैसा कि आप प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि बच्चा का जब आप नामांकन कराने जाते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनकी एक जांच परीक्षा ली जाती है, और वे जांच परीक्षा में जिस कक्षा के लायक उनका रिपोर्ट रहता है उसी कक्षा में नामांकन होता है। लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि स्क्रीनिंग आपको सरकारी विद्यालयों में नहीं करनी है और आपको उम्र के अनुसार बच्चों को उस कक्षा में शिक्षा देनी है जिस कक्षा के लायक उनका उम्र है। 8वां प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। पहले पास करो फिर आओ, तो स्क्रीनिंग तो बंद ही कर दिया गया है। पहले खाओ फिर आओ, ये भी नहीं होगा। ये पहले आओ और पहले पाओ, यह जो है प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी आप आएंगे तो आपका नामांकन होते जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कौन सा भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कई सारे भाग हैं, जिसमें एक भाग 13 है, और यह भाग 13 कहता है कि बच्चों के प्रवेश लेने के दौरान कोई भी व्यक्ति या स्कूल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शुल्क, फी इत्यादि बच्चे या उसके माता पिता अभिभावक से नहीं लेगा और किसी प्रकार का जांच नहीं कर सकता है, स्क्रीनिंग नहीं करनी है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। यही भाग 13 का जो रूल है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में। 10 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ जो विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं, दोनों को एक साथ शिक्षा देने का जो प्रावधान है वही समावेशी शिक्षा है और वही समावेशी शिक्षा का अर्थ भी है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ दिव्यांग यानी विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बालक, दोनों प्रकार के बालक साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हों, ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था को समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का महत्व है, यानी समावेशी शिक्षा का महत्व क्यों है। छात्रों में सहनशीलता के गुणों के विकास करने के लिए, या दूसरे के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करने के लिए, या मानव संसाधन का सही निर्माण हो, इसके लिए कि उपरोक्त में सभी।
तो समावेशी शिक्षा का महत्व छात्रों में सहनशीलता का विकास हो, दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान की भावना का विकास हो और मानव संसाधन का सही निर्माण हो। इन सभी के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। 12 नंबर प्रश्न है कि समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका में कौन है। तो जो समेकित शिक्षा का अवधारणा है, तो समेकित शिक्षा का प्रावधान कहता है कि जो शिक्षक हैं वे शिक्षक ही इसमें केंद्रीय भूमिका में हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में सहकर्मी किस रूप में सहायक होते हैं, सहयोगी के रूप में कि आदर्श के रूप में कि एक रणनीति के रूप में कि ये सभी। तो समावेशी शिक्षा में जो सहकर्मी होते हैं वे सहयोगी के रूप में सहायक होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में पेशेवरों की भूमिका किस रूप में होती है, यानी जो समावेशी शिक्षा के लिए उत्तरदायी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, ये सभी जो हैं इनका समावेशी शिक्षा में भूमिका किस रूप में होता है, चिकित्सक के रूप में कि मार्गदर्शक के रूप में कि मनोवैज्ञानिक के रूप में। तो बाल मनोविज्ञान को इसमें जोड़ दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक हैं, किसी प्रकार के दिव्यांग बालक हैं, उनका किस प्रकार से विकास करना है, किस प्रकार से शिक्षा देनी है, यह मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी उनके साइकोलॉजिकल जो भी उनके अंदर क्षमताएं हैं उसको पहले जानना है और उस अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान करनी है। 15 नंबर प्रश्न है कि समेकित शिक्षा में विद्यालय किस भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, यानी समेकित शिक्षा जो है उसमें विद्यालय की कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। क्रियाशीलता का विकास, तो ये तो है, छात्र के व्यक्तित्व का विकास ये भी है, व्यवहारिक ज्ञान का विकास ये भी है। यानी समेकित शिक्षा के अंतर्गत जो उद्देश्य है वह क्रियाशीलता का विकास करना है, छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है, लेकिन पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है। तो यह जो है गलत है, तो यहाँ गलत ही पूछ रहा है, महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जब नहीं पूछेगा, नकारात्मक के सेंस में प्रश्न है, तो जो ऑप्शन में नकारात्मक ऑप्शन होंगे वही सही ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्नों में यह निश्चित रूप से ध्यान देना है कि किसमें नहीं है, किसमें है नहीं है। तो नकारात्मक पूछ रहा है तो नकारात्मक ऑप्शन के साथ जाएंगे, है पूछ रहा है सकारात्मक के सेंस में प्रश्न है तो सकारात्मक ऑप्शन के साथ जाना है। यदि एक से अधिक ऑप्शन सकारात्मक है तो चौथे ऑप्शन उपरोक्त में एक से अधिक के साथ आपको जाना है। 16 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्षा की विशेषता क्या है। समावेशी कक्षाओं की जो विशेषताएं हैं उसमें अक्षम और सक्षम छात्रों का समावेश। तो समावेशी कक्षा का अर्थ ही है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, कक्षा के विद्यार्थियों की कम संख्या। समावेशी शिक्षा में यह प्रावधान किया गया है कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए वह 20:1 होना चाहिए, यानी 20 ही छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में चूंकि विशिष्ट और दिव्यांग बालक भी होते हैं, तो यदि कक्ष का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा होगा, बहुत अधिक बच्चे होंगे, तो आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको इसमें जो विशिष्ट बालक हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देनी है। तो इसलिए कक्षा की संख्या कम होनी चाहिए। छात्रों का गुणोन्मुखी विकास भी इसमें इसकी विशेषता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। 17 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। हमने ऊपर देखा कि कौन सा समावेशी कक्षा का विशेषता है, अब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, यानी नकारात्मक के सेंस में पूछ रहा है। तो इसमें से जो उचित विकल्प आपको निकालना है वह होगा कि स्थिर पाठ्यक्रम इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत यह अवधारणा है कि आप सिलेबस को जो है लचीला भी कर सकते हैं। यानी जो विशिष्ट दिव्यांग, अक्षम और पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा पाठ्यक्रम छोटा भी कर सकते हैं, उनके परीक्षा इत्यादि में भी कुछ छूट दे सकते हैं। इसलिए स्थिर पाठ्यक्रम नहीं होकर लचीला पाठ्यक्रम की व्यवस्था इसमें की गई है। 18 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में किस बात पर विशेष बल दिया जाना है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर, कि अनुशासन पर, कि छात्रों को पुरस्कार देने पर, कि छात्रों के उचित समायोजन पर। तो समावेशी कक्षा में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि छात्रों का उचित समायोजन हो, उस उद्देश्य से आपको शिक्षा प्रदान करनी है।
समावेशी कक्ष शिक्षण में कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो शिक्षण सहायक सामग्री सभी प्रकार के जो प्रोजेक्टर हैं, ऑडियोमीटर हैं, कंप्यूटर है, ये सभी जो है समावेशी कक्ष शिक्षण में उपयोगी उपकरण हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो जो समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए वह प्रत्येक छात्र के लिए अलग होना चाहिए। यानी आप यह अपेक्षा करेंगे कि जो सामान्य छात्र हैं या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, प्रतिभाशाली मेधावी छात्र हैं, यदि उन्हीं के लिए तय पाठ्यक्रम को आप मंदबुद्धि या पिछड़े बालक या दिव्यांग बालकों के लिए हूबहू रखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके लिए वह मुश्किल होगा। इसलिए प्रत्येक छात्रों को ध्यान में रख के तब पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम की रचना की जाती है किसके आधार पर की जाती है? छात्रों के स्तर के आधार पर, कि कक्षा के स्तर के आधार पर, कि शिक्षण विधियों के आधार पर? तो पाठ्यक्रम की रचना जो की जाती है, पूर्व में पुराने ज़माने में शिक्षा का अर्थ होता था कि बच्चों के अंदर में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान भरना। लेकिन अब जो बच्चों में शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वह है, उद्देश्यों के आधार पर यह है कि उनका सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास की शिक्षा देनी है। तो उसके उद्देश्य तय किए जाते हैं पाठ्यक्रम में ही, कि पाठ्यक्रम ही ऐसा बनाया जाए कि उद्देश्यों के आधार पर हो और सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, उस उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम तय किए जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन में शिथिलता दी जानी चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा में यदि बच्चों का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो किनको शिथिलता देनी चाहिए? तो इसमें जो अक्षम बच्चे हैं, यानी जो पिछड़े मंदबुद्धि बालक हैं और हार्ड पाठ्यक्रम को जो फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, उनके मूल्यांकन में भी उनको छूट दी जानी चाहिए और कुछ शिथिलता बरतनी चाहिए। 23 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्ष में अनुशासन कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, या सक्षम छात्रों के लिए कठोर, अक्षम छात्रों के लिए लचीला, या आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कठोर और लचीला होना चाहिए? तो सबसे उपयुक्त जो आंसर है, हालांकि सक्षम के लिए कठोर, अक्षम के लिए यह भी सही है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त होगा वह होगा कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कठोर और लचीला होना चाहिए। देखिए, यह जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, तो यह प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वह डीएलएड के यूनिट वाइज यह चल रहे हैं। यानी जो 75 अंक की परीक्षा होनी है डीएलएड से, इसमें टोटल आपको 8 इकाई पढ़ने हैं और 8 इकाई जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर से मैक्सिमम और कुछ सेकेंड ईयर से इसमें सिलेबस दिए गए हैं। और इस 8 इकाई के 60 टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, कवर करने हैं। तो यह जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ किताब का, यह लगातार जारी है इकाई 1 से, और यह 5वीं इकाई में हम लोग हैं और हर इकाई के 3, 4, 5, 6 पार्ट वाइज आ रहे हैं। चूँकि हर इकाई में 9, 10, 12, 13 टॉपिक तक हैं और सबको कवर करने हैं, तो अलग अलग पार्ट में मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप एक तरफ पढ़ेंगे तो सीरियली आपका यूनिट वाइज भी तैयारी होगा। और इसके अलावा जो मैं दूसरे टाइप का ला रहा हूं वीडियो सीरीज, वह 2020 सीरीज मैंने नाम दिया है। और इस 2020 सीरीज के माध्यम से मैं 8 इकाई के और 60 टॉपिक के मिसलेनियस प्रश्नों को, यानी सभी से मिला करके अपने से बना करके प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, वो भी 5 ऑप्शन के साथ जो बीपीएससी के परीक्षा के हूबहू तर्ज पर हैं, ताकि आपके परीक्षा में अब कम समय बचा हुआ है और इन कम समयों में आप यह जान सकें कि आप 8 इकाई से आपकी तैयारी कितनी हो गई है, विभिन्न माध्यमों से जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपके 8 इकाई से कितनी तैयारी हो गई है, इसका स्व आकलन आप इस 2020 वीडियो सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए यूनिट वाइज और 2020 दोनों सीरीजों को आप देखते रहें और भी जिस माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं करते रहें। लेकिन इन दोनों सीरीजों को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा कक्ष में आप जाएंगे तो यह देखे गए सभी वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे।
24 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। सहयोगपूर्ण होना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण होना चाहिए कि सकारात्मक होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वह सहयोगपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण भी होना चाहिए और सकारात्मक भी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी इसमें सही ऑप्शन दिए गए हैं। समावेशी कक्षा का अर्जित चर क्या है। समावेशी कक्षा अर्जित चर है जो वह है पाठचर्या। पाठचर्या जो है इसका अर्जित चर होता है। 26 नंबर प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा जैसा कि आप जान रहे हैं कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों की जो एक साथ कंबाइंड क्लास ली जाती है वह समावेशी कक्षा है। यदि इसमें अनेक अस्थिबाधित छात्र हैं, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र हैं, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानव संसाधन कौन होगा। तो आप चाहें तो सहयोगी के रूप में आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी रख सकते हैं कि जिन बच्चों को शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, अक्षमता है उनको लिखने में, चलने उठने बैठने में, उनके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी सहायता ले सकते हैं। अगला और 27 नंबर प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में काउंसलर का क्या कार्य है। तो काउंसलर का जो कार्य होता है वह होता है कि छात्रों को उनके भविष्य के लिए सुझाव देना, परामर्श देना, यह काउंसलर का कार्य होता है। 28 नंबर प्रश्न है कि एक विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त विषय शिक्षक का समावेशी शिक्षा में क्या दायित्व है। यानी वैसे स्पेशल ट्रेंड टीचर जो होते हैं, जो विशिष्ट बालकों के लिए होते हैं, उनको समावेशी शिक्षा में क्या उनका दायित्व है। तो उनका जो प्रमुख दायित्व है वह है कि कक्षा का विशिष्ट प्रबंधन एवं नियोजन करना है। स्कूल का जो उस कक्षा का, समावेशी कक्षा का जो मैनेजमेंट है उसको और सही ढंग से नियोजन उसका करना है, यह उनका विशेष दायित्व है। तो अभी जो हम लोग यह प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था और यह यूनिट जो है 5 के प्रश्न थे और इसका यह पार्ट दूसरा था। और पार्ट 1 में भी हमने एक टॉपिक को, जो विद्यालय के संगठनात्मक पहलू थे संस्कृति के, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोगों ने संपूर्ण व्याख्या के साथ उसको देखा था। और इसमें भी 2 या 3 टॉपिक को हमने शामिल कर लिया और आगे भी इसमें 4 या 5 टॉपिक और इस यूनिट के 5वें यूनिट के प्रश्न हैं जो अगले पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा। तो यूनिट 5 के भी अभी 3-4 पार्ट और आएंगे। उसके बाद बचे हुए यूनिट 6, 7 और 8, इन तीनों यूनिटों के यह सीरियल वाइज प्रैक्टिस सेट आएंगे और साथ में 2020 कंबाइंड जो मिसलेनियस प्रश्न के आ रहे हैं वो भी आएंगे। साथ ही साथ कोशिश है कि फुल प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाने का। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की तैयारी से संबंधित जो भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आए उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएँ, वहाँ भी अध्ययन अध्यापन की सामग्री और साथ में शिक्षा जगत की हर महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं यूनिट 5 के अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो सीरीज के साथ, अगले वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।